स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, घटना चक्र का एक बहुत ही शानदार सीरीज स्टार्ट किया गया है। यह सीरीज यूपी पीसीएस आरओ एग्जाम के लिए है। यह सीरीज दोस्तों यूपी पीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम कराए जाते हैं उन सभी एग्जामों के लिए है। खास तौर पर यह सीरीज यूपी पीसीएस और आरओ के लिए है। दोस्तों, यह वीडियो आप आरओ के लिए साथ ही साथ यूपी पीसीएस के लिए देख सकते हैं। ये बहुत ही शानदार सीरीज है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 65 के बारे में। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं 65 है। इसमें कहा गया वह स्थान जहाँ प्राग अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला। बहुत शानदार सवाल है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अनुराधापुर। ठीक है, ये बहुत ही शानदार सा सवाल है, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, प्राग अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से प्राप्त अभिलेख से चला है। तो ये जानकारी आप सभी को होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 66 के बारे में। इसमें कहा गया अशोक का रोमनदेही स्तंभ संबंधित है। तो इस सवाल के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, एक मिनट जाइए, इस सवाल का सवाल नंबर 66 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बौद्ध के जन्म से। ठीक है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की तथा वहाँ एक शिलास्तंभ यानी कि रोमनदेही लघु स्तंभ लेख स्थापित किया। बौद्ध की जन्म भूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का बलि कर माफ़ कर दिया तथा भूराजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि अशोक ने क्या काम किया था वहाँ पर। ठीक है, बात करेंगे प्रश्न नंबर 67 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है। बहुत शानदार सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर, एक मिनट जाइए, प्रश्न नंबर 68। इसमें कहा गया है कि गुजरात लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है वह कहाँ स्थित है। 68 के दोस्तों बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। ठीक है, काफ़ी शानदार सा ये सवाल था। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 69 की तरफ। इसमें कहा गया है कालसी प्रसिद्ध है। तो कालसी क्यों प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है, आइए जानते हैं। अब प्रश्न नंबर 69 के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अशोक के शिलालेख के कारण। ठीक है, एक चीज़ ध्यान देना कि ये ऑप्शन यहाँ होना चाहिए था, ये यहाँ होना चाहिए था, बी सी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है पीडीएफ बनाते वक्त, लेकिन इसका उत्तर से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा यानी अशोक के शिलालेख के कारण। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, कभी इस चीज़ के बारे में पूछा जाए तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 70 की तरफ। इसमें कहा गया है कि कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। तो इस सवाल के बारे में बात करें दोस्तों तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 13वें शिलालेख द्वारा। ठीक है, 13वें शिलालेख द्वारा हमें कलिंग युद्ध का विवरण प्राप्त होता है, ये चीज़ आप सभी को मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये सवाल कभी भी पूछा जा सकता है, ऐसे सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 71 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है। बहुत शानदार सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल। अब इसके बारे में अगर हम लोग बात करें सवाल नंबर 71 के बारे में तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्राह्मण शिलालेख। ठीक है, तो अशोक का ब्राह्मण शिलालेख कहता है कि सभी संप्रदायों के सार तत्व में वृद्धि हो क्योंकि सबका मूल संयम ही है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। एक मिनट, आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 72 के बारे में। इसमें कहा गया है अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है। बहुत शानदार सवाल है, सवाल नंबर 72 बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। 72 के बारे में बात करें दोस्तों तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शिलालेख 12। ठीक है, अशोक के दीर्घ शिलालेख 12 में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए गए, जैसा अभी हम लोगों ने इसके पिछले वाले सवाल में जाना। ठीक, बात करेंगे प्रश्न नंबर 73 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है। पूछा गया है नहीं है। तो 73 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला यानी कि सातवाहन। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देना। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 74 के बारे में। इसमें कहा गया है कि टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे कहाँ का शासक था। ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है, ध्यान देना। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है यूपी पीएससी के एग्जामों में, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान देना। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मिश्र। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 75 के बारे में। इसमें कहा गया है दो कथन दिया, एक कथन दिया गया ए, एक कथन दिया गया आर। अब दोनों को पढ़ेंगे फिर उत्तर देंगे। पहले में है ए में है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। आर में है कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता है। ये दो हो चुका है पॉइंट। अब आइए उत्तर जानते हैं। ठीक है, अब 75 के बारे में दोस्तों बात करें तो इस सवाल का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है एक ही सही स्पष्टीकरण करता है, ये बात सही है। ठीक, अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 76 के बारे में। 76 में कहा गया है, दो कथन दिया गया है सेम उसी तरह जिस तरह हम लोगों ने बात किया 75। 76 में ए में है कि मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं किया था। आर है यानी कारण है, भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। 76 के बारे में बात करें दोस्तों तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। यानी ये वाला जो पॉइंट है ये सही है, यानी कि मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भूदान नहीं की दिया था, ये बात सही है, लेकिन ये पॉइंट गलत हो जाता है। अब आइए इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से बात कर लें। धार्मिक आधार पर भूदान का प्रथम साक्ष्य मौर्योत्तर युगीन राजवंश सातवाहन के समय के एक अभिलेख से प्राप्त होता है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर कोई भूमि दान स्वरूप नहीं दी थी। इसके अतिरिक्त भूदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह का कोई वर्णन नहीं प्राप्त होता है, तो ये चीज़ आप सभी को मालूम होना चाहिए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 77 के बारे में। इसमें कहा गया है किसने या फिर किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत शानदार सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला ध्यान देना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। मेगास्थनीज सिल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था, ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 78 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी। बहुत शानदार सवाल है। इसमें कहा गया कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है इस वीडियो का, ये चीज़ ध्यान देना। अब इसके बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा ये जानते हैं। ए और बी वाला आप लोगों ने तो देख ही लिया, ए और बी क्या है। ए में है अर्थशास्त्र, बी में है मुद्रा राक्षस, सी में है मेगास्थनीज की इंडिका और वायु पुराण। अब इस सवाल के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेगास्थनीज की इंडिका। ठीक है, उसमें ये बात मालूम होता है। ठीक है, यानी कि मेगास्थनीज की जो बुक इंडिका थी उसमें ये बात पता चलता है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अब थोड़ा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। पहला क्या है, दार्शनिक, दूसरा है कृषक, तीसरा है पशुपालक, चौथा है कारीगर, पांचवा है योद्धा, छठा है निरीक्षक और सातवां है सभासद, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, बात करते हैं प्रश्न नंबर 79 के बारे में। इसमें कहा गया है, एक मिनट, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। अब 79 के बारे में बात करें दोस्तों तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेगास्थनीज की इंडिका। अभी हम लोगों ने बात किया है। ठीक है, बात करते हैं इस वीडियो का कह सकते हैं अंतिम सवाल नंबर 80 में कहा गया मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, उन्होंने विकास किया था। अब पहली बात तो हमें यह ध्यान देना है कि कौन सा कथन जो है सही है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 4 पॉइंट ए बी सी डी, अब बताना है कौन सा पॉइंट सही है। ठीक, एक मिनट थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। अब इसके उत्तर के बारे में बात करें, 1 मिनट जाइए। अभी सवाल के उत्तर के बारे में अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो 1 मिनट जाइए। इस सवाल का जो सही उत्तर माना जाएगा, 1 मिनट, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, 1 मिनट। हाँ, इस सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल ए बी सी, नहीं केवल 1 मिनट। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए सी डी। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर ए सी डी। ठीक है, ए सी डी, यानी कि अरे यार बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है ये, स्क्रीन में थोड़ा लग गया है पानी, तो पानी की वजह से स्क्रीन अपने आप हिल जाता है। देखो ये बार बार हो रहा है। 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट। अरे यार 1 मिनट। ठीक है, डी वाला है इसका उत्तर, तो डी में क्या है आइए जान लेते हैं। डी में है ए सी डी। ठीक है, ए सी डी यानी कि ए होगा संस्कृत कला व साहित्य, सी है प्रांतीय विभाजन और डी है हिंदू कुश तथा हिंदू कुश तक साम्राज्य। ठीक है, तो ये आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद है। कोई सवाल में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।